Hello everybody, welcome back to my new video. In this video, we will be discussing the case, the Kesavanand Bharti versus State of Kerala 1973. Let's start. If you must have come across this case, you might be knowing that this is the most important case in the history of constitution cases. And why is this so? We will know that in the next 10 minutes. Okay, so to understand this case, we will have to go right back to 1950. अब 1950 में क्या हुआ? India became a republic and at this time we had our own constitution. So we knew how to govern a country. अब constitution के दो articles थे जिसके वजह से एक बड़ी सी problem arise हुई थी. Let's see कौन से articles थे. One was Article 13 and the other was Article 368. Now, what Article 13 said, it simply said that जब पार्लियामेंट लॉ बना रही है तो वो इस तरीके का कोई लॉ नहीं बना सकती जिससे वो सिटीजन से उनके फंडामेंटल राइट्स छीने. So this is clear. So in short, this article gave power to the Supreme Court to protect the fundamental rights of the citizens. Whereas on the other hand, Article 368 said that the Parliament can amend the Constitution. So it gave the Parliament the right to amend the Constitution. तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई, पार्लियामेंट को इस आर्टिकल ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की पावर दी थी, तो इसका स्कोप कहीं नहीं बताया कि पार्लियामेंट कौन से पार्ट को अमेंड कर सकती है और कौन से पार्ट को अमेंड नहीं कर सकती है. इट सिंपली सेड दैट पार्लियामेंट हैज द राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. तो प्रॉब्लम यहाँ पे आई कि पार्लियामेंट ऑलवेज टुक अ स्टैंड दैट इट हैज द एब्सोल्यूट राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है. Whereas सुप्रीम कोर्ट डटी रही, उसने कहा इस आर्टिकल के तहत आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते. सो फ्रॉम द बिगिनिंग देयर वाज अ वॉर ऑफ पावर बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड द पार्लियामेंट. ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट हैपेंड फर्दर. Post-constitution, India had several of evils. For example, poverty, illiteracy, discrimination, unequal distribution of resources, especially land, etc. अब इन इवल्स को एलिमिनेट करने के लिए, इनको हटाने के लिए स्टेट्स ने सोचा कि हमको न्यू लॉज बनाने की जरूरत है फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर ओन पीपल. और इसी दौरान स्टेट ऑफ केरला ने एक लॉ बनाया जिसका नाम था केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963. इस लॉ ने लोगों के प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए और कहा कि लोग प्रॉपर्टी होल्ड तो कर सकते हैं मगर एक सर्टेन एक्सटेंट तक, और एडिशनल एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो होगी वो जाएगी सीधे गवर्नमेंट को फॉर द वेलफेयर ऑफ द people. Now, in this law, what happened was there was a person called Kesavanand Bharti. अब केशवानंद भारती कौन थे? एक रिलीजियस मठ था केरला में, उसके हेड थे. अब सिचुएशन ये बनी कि ये जो रिलीजियस मठ था इसका एक पार्ट किसके पास जा रहा था? इसका एक पार्ट जा रहा था गवर्नमेंट के पास. नाउ अगर ये हिस्सा गवर्नमेंट के पास चला जाता तो जो मेजर रेवेन्यू सोर्स था इस मठ का ये बंद हो जाता और ये मठ को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता. और इसीलिए इसके हेड जो थे केशवानंद भारती, उन्होंने कहा कि हमारे आर्टिकल्स 14, आर्टिकल 19, 1F, आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26 ये सारे violate हो रहे हैं. And this is how on this basis he filed a writ petition in the Supreme Court. So first thing जो challenge हुई थी was the Kerala Land Reform Act 1963. अच्छा, सिर्फ यही चीज चैलेंज है क्या? जी नहीं, इसके अलावा और भी काफी चीजें चैलेंज हुई थी. क्या क्या चैलेंज हुआ था ये जानने के लिए we will have to see some more case laws. Let's see. Next, what happened was in the year 1967 एक बहुत इंपॉर्टेंट केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया. इस केस का नाम था IC गोरखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. इस केस में क्वेश्चन ये आया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर्स लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, इज इट रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड. सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये कह दिया कि पार्लियामेंट की जो पावर्स है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, दीज पावर्स आर लिमिटेड, दे आर नॉट अनरिस्ट्रिक्टेड एंड हेंस पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर्स के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए. Of course, the Parliament was not very happy with the decision of the Supreme Court. और इसी को रिटैलिएट करने के लिए पार्लियामेंट एक अमेंडमेंट एक्ट के साथ आया जिसका नाम है 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. अब इस एक्ट से क्या किया? इस एक्ट से पार्लियामेंट ने आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 दोनों को थोड़ा सा अमेंड कर दिया और ये कहा कि पार्लियामेंट की जो पावर होगी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन दैट विल बी अनरिस्ट्रिक्टेड एंड द सुप्रीम कोर्ट विल हैव नो राइट टू इंटरफियर इन द पार्लियामेंट्स पावर. सो बेसिकली आर्टिकल 13 का कोई से नहीं होगा व्हेन इट कम्स टू आर्टिकल 368. सो इन अ नटशेल पार्लियामेंट ने क्या किया? पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के इस केस के जजमेंट को अपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से नलिफाई कर दिया. सो नाउ द सेकेंड थिंग विच वॉज चैलेंज इन द केसानंद भारती केस वॉज
द 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि पार्लियामेंट की पावर्स को अनरिस्ट्रिक्टेड बना देता है व्हेन इट कम्स टू अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. The next case is the bank nationalization case in the year 1970. इस केस का रेलेवेंस क्या है? इस केस का इंपॉर्टेंस ये है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब गवर्नमेंट लोगों की प्रॉपर्टी अक्वायर करती है तो लोगों के पास एडिक्वेट कंपेंसेशन लेने का राइट होगा, और अगर गवर्नमेंट लोगों को एडिक्वेट कंपेंसेशन नहीं देती है तो इस केस में द पीपल, द सिटीजंस कैन वेरी वेल अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर एडिक्वेट कंपेंसेशन. तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने फिर से यहाँ पे पार्लियामेंट की पावर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था. अब in order to nullify this judgment, Parliament came up with the 25th Constitutional Amendment Act. इस एक्ट में पार्लियामेंट ने ये कहा कि पार्लियामेंट के पास पूरा अधिकार होगा टू रिस्ट्रिक्ट द प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द सिटीजंस. एंड सेकंड, जब कंपेंसेशन दे रही है गवर्नमेंट तो कंपेंसेशन का अमाउंट गवर्नमेंट तय करेगी और ना कि कोर्ट्स. तो इस तरीके से इस केस लॉ का जो जजमेंट था इसको पूरी तरीके से नलिफाई कर दिया था पार्लियामेंट के 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में. तो जो तीसरी चीज चैलेंज हुई थी केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में, वो था ये 25th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि पावर देता था गवर्नमेंट को टू रिस्ट्रिक्ट द प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द पर्संस एंड डिसाइड द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन. नाउ लेट्स कम डाउन टू द लास्ट केस. तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में तीन चीजें चैलेंज हुई थी. द फर्स्ट इज केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट, द सेकंड इज 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंड द थर्ड इज 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. इसी के साथ एक लास्ट अमेंडमेंट एक्ट है जो कि चैलेंज हुआ था. ये था पार्लियामेंट का लाया गया 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. इस एक्ट ने क्या किया था? जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है वो सारे लैंड रिफॉर्म एक्ट को 9th शेड्यूल में शिफ्ट कर दिया था, 9th शेड्यूल में डाल दिया था. अभी 9th शेड्यूल की क्या खासियत है? 9th शेड्यूल की ये खासियत थी कि जो एक्ट्स 9th शेड्यूल में एक बार चले जाते थे दे कुड नॉट बी क्वेश्चन्ड. आप उनको किसी भी ग्राउंड्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, इवन इफ दे आर वायलेटिंग योर फंडामेंटल राइट्स. तो लैंड रिफॉर्म एक्ट्स को यहाँ पे इस शेड्यूल में डाल के इन्होंने बेसिकली एक इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दी फॉर दीज एक्ट्स फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड. So this was the last thing what was challenged in the Kesavanand Bharti case. Now let's come down to the arguments of both the sides and finally the judgment of the Supreme Court. अब फाइनली केसानंद भारती केस के ऊपर आते हैं. ये केस फाइल हुआ था इन द ईयर 1970 और इसमें चार चीजें चैलेंज हुई थी जैसे हमने देखा. द फर्स्ट इज केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963, the 24th Constitutional Amendment Act, 25th Constitutional Amendment Act and the 29th Constitutional Amendment Act. अब जो पेटिशनर थे यानी कि केशवानंद भारती, उनके आर्ग्यूमेंट्स कुछ इस तरीके से थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब लॉज बनते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली कहा है कि ऐसा कोई लॉ नहीं बनना चाहिए जो कि लोगों से उनकी फंडामेंटल राइट्स छीने. तो बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस एंड नॉट टू टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस. दिस वाज द बेसिक आर्ग्यूमेंट ऑफ द पेटिशनर साइड. नाउ कम्स फॉर रेस्पोंडेंट साइड, दैट इज द गवर्नमेंट. इन्होंने ये कहा कि अगर हमारे लॉ मेकिंग पावर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाए तो वी विल नॉट बी एबल टू मेक लॉज व्हिच आर नेसेसरी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड हेंस इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगने चाहिए. अब फाइनली देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में काफी बैलेंस जजमेंट दिया, thereby settling the war of power between the parliament and the supreme court. It simply said that the parliament is correct when it comes to the 24th amendment act and the parliament has the complete power to amend the constitution. इसका सिंपल ये मतलब है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को अमेंड कर सकता है. तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो खुद का उनका जजमेंट था ऑफ गोलकनाथ केस उसको ओवररूल कर दिया. अब बात ये आती है पार्लियामेंट इसको अमेंड कर सकता है तो क्या किसी भी तरीके से कर सकता है? नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट कर तो सकता है अमेंड, मगर जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है पार्लियामेंट हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता. और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा ये डिसाइड करेगी सुप्रीम कोर्ट. However, the right of judicial review, which is there with the court itself, can never be taken away since it comes under the basic structure of the constitution. And hence, Supreme Court के पास हमेशा right intact रहेगा determine करने का कि whether some act is constitutional or not, whether an amendment is constitutional or not. And hence, all the acts which were involved in Schedule 9 can be questioned before the Supreme Court because this power of judicial review cannot be taken away from the courts. In a nutshell, Supreme Court simply said that Parliament does have
entire power to amend any part of the constitution. तो पार्लियामेंट प्रियम्बल भी अमेंड कर सकता है और पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड कर सकता है. सिर्फ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं कर सकता. और बेसिक स्ट्रक्चर कौन डिटरमाइन करता है? कोर्ट ही डिटरमाइन करेगी. तो इस तरीके से फाइनली ये वॉर खत्म हुआ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द पार्लियामेंट, एंड दिस इज व्हाई दिस केस इज सेड टू बी ऑफ utmost importance. Now, do not end the video because I am going to give you a few fun facts about this case. Alright, before ending this video, let's see a few fun facts about this case. The first one. India's longest running case was Kesavanand Bharti versus the state of Kerala. ये केस की proceedings 68 days तक के लिए चली. The second point. More than 72 different constitutions were compared for interpretations. सोचिए इस बात को, 72 अलग अलग constitutions को लाके इनको पढ़ा गया ताकि हमारे constitution को interpret कर पाए. Third point. Judgment comprised of 703 pages. इसका जजमेंट 703 पेज है और इसी कारण इसका पूरा जजमेंट पढ़ना काफी टीडियस हो जाता है. And the last and the most interesting point, 13 judge bench was comprised, which was the biggest bench ever. इससे पहले का जो सबसे बड़ा बेंच था वो था 11 जज बेंच, जो कि कंप्राइज हुआ था गोलकनाथ के केस में. हाउएवर इस केस में सबसे बड़ा बेंच आज तक का बैठा था, जो कि था 13 बेंच का. ऑल्सो इसका जजमेंट किस तरीके से आया ये भी काफी इंटरेस्टिंग है. द जजमेंट वॉज इन द रेशियो ऑफ 6:7, और जो 7 लोग थे इनका कहना ये था कि पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडिंग पावर्स अनलिमिटेड है, प्रोवाइडेड वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करे. So this was all about the case. And last and not the least, the very interesting fun fact, यही क्वेश्चन कि इंडिया के कौन से केस में सबसे बड़ा बेंच बैठा था, ये क्वेश्चन केबीसी में भी आया था for 1 crore rupees. Now you might be understanding the importance of this case. So I hope you have understood this case. If you have any doubt, please feel free to put it in the comment section. Alright, that's all for this video. I will see you all in the next one. Thank you so much.